Assalamu alaikum students, welcome to the 19th lecture of software design and architecture. छोटा सा रिकैप, जैसे कि हमारा ट्रेडिशन है कि हर लेक्चर शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हम क्या करते आए हैं और अभी क्या करने जा रहे हैं। तो जल्दी से आपको बता दूं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर पूरे कोर्स की हमारी थीम यही है कि हम डिज़ाइन फेज जो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में होते हैं, हम उसी को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, हमने पहले से ये इस्टेब्लिश कर लिया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पूरे कोर्स के अंदर कि बहुत ज़रूरी है कि सॉफ्टवेयर को हम मल्टीपल फेजेस से ठीक से गुजारें ताकि हमारे पास एंड प्रोडक्ट जो है वो एक अच्छा सॉफ्टवेयर बने। ठीक है, फिर हमने उसी में आपने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कोर्स किया और आपने देखा कि रिक्वायरमेंट्स किस तरह से गैदर करते हैं और क्या उनका सारा प्रोसेस होता है। एंड देन वी शिफ्टेड टू द डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर कोर्स। ठीक है, और इसमें मैं आपको क्या कराती रही हूँ इतने पिछले बहुत सारे हफ्तों से कि हमने देखा कि डिज़ाइन की सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे बनाना है। ठीक है, तो हमारा प्राइमरी फोकस जो रहा है इस पूरे कोर्स में कि हमने चीज़ें कैसे करनी है, हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, क्या टूल्स अवेलेबल हैं, क्या गाइडलाइंस अवेलेबल हैं अपने डिज़ाइन को क्रिएट करने के। हाउ कैन वी सक्सेसफुली क्रिएट अ डिज़ाइन बेस्ड ऑन व्हाट टूल्स, टेक्नोलॉजीज एंड गाइडलाइंस वी हैव। ठीक है, तो उसमें पहला मॉड्यूल हमारा जो था, हमने पहले तो डिज़ाइन जनरल देखा, डिज़ाइन बोथ आर्किटेक्चर के लिए भी और जो हमारा डिज़ाइन आज डिटेल डिज़ाइन होता है, हमने उनकी गाइडलाइंस देखी। हम क्या बनाएं तो अच्छा डिज़ाइन बनेगा, क्या करें तो अच्छा होगा और क्या करें तो अच्छा नहीं होगा। एंड देन वी शिफ्टेड टू दी आर्किटेक्चर, जो हमारा मेन फोकस था कि हमने आर्किटेक्चर करना है, पहले इंपॉर्टेंट मॉड्यूल वी शिफ्टेड टू दैट। फिर हमने आर्किटेक्चर में ये देखा कि आर्किटेक्चर क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता। देन वी शिफ्टेड टू दी वेरियस आर्किटेक्चरल पैटर्न्स, हमने पैटर्न्स कवर किए, उसके अंदर बहुत सारे, हमने वो सारी डिटेल्स उसकी चेक की। और उसके बाद हमने एक थोड़ा सा देखा कि इंटरफेस डिज़ाइनिंग किस तरह से करते हैं। ठीक है, बिफोर डिटेल डिज़ाइन शुरू करने से पहले हमने ये चेक कर लिया कि अच्छा इंटरफेस डिज़ाइन कैसे क्रिएट करते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, ये बात तो जनरली सबको क्लियर है कि आपने अपने सॉफ्टवेयर का जो कंपोनेंट्स हैं उनका डिज़ाइन क्यों बनाना है। भाई क्लास डायग्राम बनाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्लासेस ठीक से इंटरैक्ट नहीं करेंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन के पर्सपेक्टिव से ये जज करना बड़ी आसान बात है कि हमारे पास डिज़ाइन की सिग्निफिकेंस क्या है, लेकिन इंटरफेस डिज़ाइन की क्यों ज़रूरत है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमने देखा कि अगर क्योंकि इंटरफेस जो है हमारे यूजर से कम्युनिकेशन का तरीका है। ठीक है, तो अगर हमारे पास फेसबुक है और ऑर्किड है और इस तरह के और सोशल मीडियाज हैं, तो अगर इनके इंटरफेसेस जो हैं वो इतने अट्रैक्टिव ना हो तो इतने ज़्यादा कस्टमर्स इनके पास ना हो। ठीक है, ऑर्किड इसी वजह से जो है इवेंचुअली दे हैड टू क्लोज दी होल वेबसाइट डाउन, उन्हें पूरा अपना ऑपरेशन बंद कर दिया इस बेसिस पे, बिकॉज नंबर ऑफ यूजर्स उनके सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन कर गए थे। और उधर से जो शिफ्ट हुए वो किधर गए हैं, फेसबुक के पास चले गए। क्यों? क्योंकि फेसबुक के यूजर इंटरफेस ऑर्किड की निस्बत बहुत बेहतर है। ठीक है, पहले भी बहुत बेहतर था और अब तो ऑर्किड बिल्कुल ही खत्म हो गया, तो इट वाज सिग्निफिकेंटली बेटर। फीचर्स बहुत आसान है, हमें आपको एकदम से मिल जाते हैं, पिक्चर्स शेयर हो जाती हैं, वीडियोस शेयर हो जाती हैं। ये ऑर्किड में तो नहीं था। ऑर्किड में जो फेसबुक ने वॉल का कॉन्सेप्ट दिया है वो ऑर्किड में एग्जैक्टली उस तरह तो इम्प्लीमेंट हो भी नहीं रहा था। ठीक है, तो इसने वो फीचर्स दिए, मतलब अब जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर था वो दोनों वेबसाइट्स का एक ही तरह का था। ऑर्किड में भी आप फ्रेंड्स बना रहे हैं और फेसबुक में भी आप फ्रेंड्स बना रहे हैं अपनी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन शेयर करके, लेकिन फेसबुक का जो overall user interface है that is a lot better than the one that the other organization was providing, the other website was। ठीक है, फिर फेसबुक ने दूसरा काम किया कि कॉन्स्टेंटली फीचर्स ऐड किए और वो फीचर्स जो हैं वो एक इनक्रेडिबली यूजर फ्रेंडली तरीके से जो है वो हमें प्रोवाइड करता रहता है। ठीक है, तो दैट्स एन इंसेंटिव। वो एक और दोबारा मजे की बात हो गई कि जिसकी वजह से हम सारे जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इंटरफेस की जब डिज़ाइनिंग की हमने डिस्कशन की थी, तो तब भी हमने ये बात देखी थी कि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर ये कम्बरसम होगा या बहुत ज़्यादा इस तरह का होगा कि आप सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते करते ही थक जाते हैं, तो यू वुड प्रेफर नॉट टू यूज़ इट एट ऑल। ठीक है, फिर आप चाहेंगे कि इसको मैं रहने ही दूँ, कि इसको तो इस्तेमाल करना भी जो है एक मेरे लिए मसला ही बन जाता है। दो चीज़ें भी अगर करनी हो, दो फीचर्स भी अगर खाली इस्तेमाल करने हो, तो दैट टेक सो मच टाइम कि हम रहने देते हैं, लेट्स नॉट डू इट एट ऑल।
तो उस सारे सिनेरियो को अवॉइड करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारा इंटरफेस एक अच्छा इंटरफेस हो। फिर हमने उसकी गाइडलाइंस देखी, फिर हमने उसके ये देखी कि इसके डिफरेंट कैटेगरीज क्या होती हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के बेसिस पे आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट के लिए कौन सा सूटेबल होगा सबसे ज़्यादा। सो ऑन एंड सो फोर्थ, हमने बहुत सारी उसके अंदर चीज़ें देख ली, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स भी हमने उसमें चेकआउट कर ली, एंड देन वी शिफ्टेड टू दी डिटेल डिज़ाइन पार्ट, ठीक है। और डिटेल डिज़ाइन में सबसे पहला काम हमने ये किया कि हमने अपने कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन की। हमने पहले ये देखा कि अब क्योंकि डिटेल डिज़ाइन हमारा सारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की फिलॉसफी पर डिपेंड करेगा, हम डिटेल डिज़ाइन जो है वो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से देखेंगे। तो पहली चीज़ तो हम ये करके देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को ही रिवाइज कर लें। कौन से कॉन्सेप्ट्स थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ जो हमें मालूम होने ज़रूरी है फॉर अस टू सक्सेसफुली शिफ्ट टू द डिटेल डिज़ाइन पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था कि हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया था। क्यों रिवाइज किया था? क्योंकि जो डिटेल डिज़ाइन जो सेकेंड मॉड्यूल है जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो सारे का सारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की फिलॉसफी पे बना हुआ है, ठीक। तो हमने सबसे पहले ये काम किया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स को देख लिया था। हमने ये वो चीज़ें देख ली थी कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमारे पास प्रोवाइडेड है और उन्हीं को हमने आगे लेके जो है वो चलना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये हमने स्टडी किए। इसके अंदर हमने देखा कि ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं, क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, फिर इनकी एसोसिएशंस क्या होती हैं, ठीक है। एसोसिएशंस में फिर हमने इनहेरिटेंस चेक की थी कि इनहेरिटेंस क्या होती है, इसका रिलेशनशिप होता है हमारे पास। फिर हमने ये देखे थे कि ऑब्जेक्ट्स की स्टेट किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो हम प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं, जो बिहेवियर्स होल्ड होते हैं उसको हम वो किसको कहते हैं। फिर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जनरल कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, इनकैप्सुलेशन या इंफॉर्मेशन हाइडिंग, डाटा हाइडिंग वो क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास, एब्स्ट्रैक्शन क्या कॉन्सेप्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? एक रियल वर्ल्ड की एंटिटी की रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो फिजिकल ऑब्जेक्ट की रिप्रेजेंटेशन हो या किसी प्रोसेस की रिप्रेजेंटेशन हो। एक ऑब्जेक्ट जो रियल वर्ल्ड में हमें एक फिजिकल एंटिटी मिलती है, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं जब अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से, तो वी कॉल दैट सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट, ठीक है। और फिर कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी एग्जिस्टेंस सॉफ्टवेयर की डोमेन में ही करती है। जैसे हमने लिंक लिस्ट की एग्जांपल देखी थी। लिंक लिस्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है। अगर मैं एक चेयर की क्लास बनाऊंगी या एक चेयर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो ये फिजिकल ऑब्जेक्ट में से मैप कर रहा होगा, ठीक है। किसी केमिकल प्रोसेस के अगेंस्ट आप एक क्लास क्रिएट करते हैं कि जो ये बता देता है कि कौन से दो एसिड्स या कौन से दो बेसिस मिला के क्या प्रोसेस किया, उसकी एक आप क्लास बना लेते हैं। तो वो अगेन एक फिजिकल वर्ल्ड से या रियल वर्ल्ड से लिया हुआ कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो तीसरी कैटेगरी हमारे पास थी वो एक इस तरह के ऑब्जेक्ट्स की थी जिनकी रियलाइजेशन एक्चुअल फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है लेकिन सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में ही है, ठीक है। जैसे लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट अब रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। वो हमने क्रिएट ही सॉफ्टवेयर की दुनिया में की थी क्योंकि सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स हमने कोई उससे पूरी करनी थी। हमने एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर बनाना था कि जो हमारे मेमोरी को एफिशिएंटली इफेक्टिवली हैंडल कर सकता है। तो ऑब्जेक्ट्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए इनका एक ब्लूप्रिंट, इनका एक मैप क्रिएट करने के लिए हम क्लासेस बनाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट की हम जब मैप क्रिएट करते हैं, जब उसका ब्लूप्रिंट क्रिएट करते हैं, उसका फॉर्मेट या स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो हम एक्चुअली एक क्लास क्रिएट करते हैं। तो वी राइट द नेम ऑफ अ क्लास और क्लास के साथ हम उसका नाम लेते हैं और क्लास का जो हम नाम उसमें डिफाइन करेंगे वो क्लास का नाम एक्चुअली आपके ऑब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट की कैटेगरी को बता रहा होगा, ऑब्जेक्ट की टाइप को बता रहा होगा। जैसे आप क्लास लिखते हैं स्टूडेंट की तो ये बता रहा होगा कि इसके जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे वो स्टूडेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक। ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंसेस ऑफ क्लासेस, फिर ये बात हमने पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट्स मस्ट कम्युनिकेट विद वन अनदर। ऑब्जेक्ट्स जब एक दूसरे के साथ मिलकर कम्युनिकेट करते हैं तो तभी जो है इफेक्टिव एक सिस्टम हमारे पास आता है। और ये कम्युनिकेशन किस फॉर्मेट में होती है? मैसेजेस की पासिंग की फॉर्मेट में होती है, ठीक है। डाटा की पासिंग के फॉर्मेट में होती है, फाइल्स की पासिंग की फॉर्मेट में होती है, ठीक। देन वी सॉ के ऑब्जेक्ट्स हैव स्टेट्स, ऑब्जेक्ट्स की स्टेट्स हो सकती हैं, ठीक है। और ये स्टेट्स कैसे रिप्रेजेंट होती हैं या कैसे ये आकर होती हैं कि एक
ऑब्जेक्ट की जो डाटा की पर्टिकुलर वैल्यूज हैं वो उसकी स्टेट की इंफॉर्मेशन दे रही होती हैं या उसकी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है। एब्स्ट्रैक्शन वो कॉन्सेप्ट है कि जहाँ हम कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिटेल्स दे रहे हैं और सर्टेन अमाउंट ऑफ डिटेल्स हाइड अवे कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस या जनरलाइजेशन रिलेशनशिप्स की एक काइंड है कि जिसमें एक क्लास की हम सब क्लासेस क्रिएट कर देते हैं और जो सब क्लासेस हैं वो इज अ रिलेशनशिप में वो टाइप्स हैं या काइंड्स हैं हमारी पेरेंट क्लास की। फिर हमने इनकैप्सुलेशन और इंफॉर्मेशन हाइडिंग देखी। इनकैप्सुलेशन क्या है कि आप एक ही जगह पे प्लेस करते हैं जो आपके डाटा एट्रीब्यूट्स हैं और जो आपके फंक्शंस हैं, ठीक है। हमने उन सारों को मिलाकर एक ही चंक बना लिया है। उस चंक बनाने से फायदा ये हुआ है कि अब हम उस चंक के ऊपर रूल सेट कर सकते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन जो है वो बाहर अवेलेबल हो, क्या इंफॉर्मेशन बाहर अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि जिसमें बाहर क्या एक्सेसिबल है क्या एक्सेसिबल नहीं है, इसके थ्रू इंफॉर्मेशन हाइडिंग हो सकती है, ठीक। फिर हमने ये देखा कि मॉडलिंग क्या है, मॉडलिंग की सिग्निफिकेंस क्या है। हमने जनरल मॉडलिंग देखी। अभी हम सॉफ्टवेयर की मॉडलिंग की उसके बाद में नहीं गए। हमने जनरली देखा कि मॉडलिंग क्या है, कि किसी भी प्रोसेस को, किसी भी सिस्टम को रिप्रेजेंट करना उसकी मॉडलिंग है। और फिर विजुअल मॉडलिंग का फायदा ये है, ग्राफिकल या विजुअल मॉडलिंग का फायदा ये है कि कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ज्यादा इजीली क्विकली कम्युनिकेट किए जा सकते हैं यूजिंग द विजुअल मॉडल्स। और फिर इसमें हमने ये चीज देखी थी कि सॉफ्टवेयर की टर्म्स में यूएमएल के थ्रू हम मॉडलिंग कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है, यूएमएल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को फुली सपोर्ट करती है। यूएमएल एक इस तरह का कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी है, टूल है जो कि बना ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन पे है, ठीक है। आज का मकसद सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अब ये क्यों जरूरी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट से ही हमने आगे डिजाइन बनाना है। तो हम पहले अगेन एक रिवाइज कर लें सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या थी और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या है, ठीक है। और इसी के ऊपर बेस करके हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि अब इसी के आगे मॉडल्स क्रिएट करने हैं तो वो कैसे हो सकते हैं। पहला सवाल, व्हाट इज अ रिक्वायरमेंट, ठीक है। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। आप जनरली अगर एक कंसिडर कर लें, एक बात कंसिडर कर लें, आपको सपोज यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसको जो है यू बीन कॉल्ड इनटू बाय सम कस्टमर जो ये चाहते हैं कि आप उनके लिए एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करें, ठीक है। अब वो जो है बैंकिंग से ताल्लुक रखते हैं और आप जो है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो उन्होंने क्या आप किया कि ही कैन नॉट क्रिएट अ सॉफ्टवेयर हिमसेल्फ, ही हायर्ड यू। अब आपने जाके उनसे सॉफ्टवेयर बनाना है, आपने उनसे जाके क्या कहा, पहला स्टेज तो यही होगी ना, व्हाट डू यू नीड, आपको क्या चाहिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर चाहिए, अच्छा इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है फंक्शनैलिटीज क्या चाहिए, ये सॉफ्टवेयर आप क्यों बनवा रहे हैं मुझसे, ठीक है। वेदर इसने किसी मैनुअल सिस्टम को रिप्लेस करना है या ये कम्प्लीटली कोई न्यू सिस्टम है, इसके पीछे कोई बिजनेस प्रोसेस खाली एग्जिस्ट कर रहा है, या इस तरह से है कि ये एक एग्जिस्टिंग सिस्टम की एक्सटेंशन है, ठीक है। आपके पास इन प्लेस है एक इसी तरह का सिस्टम और आप उसी सिस्टम को जो है फर्दर एनहांस कर रहे हैं या एक्सटेंड कर रहे हैं, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है। दैट्स व्हाट वी आर आस्किंग कि भाई व्हाट डू यू नीड, ठीक। तो अब इस सवाल का जवाब देते देते ना आपकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स निकल आएंगी। व्हाट डू यू नीड में वो बता देगा कि आई नीड अ सॉफ्टवेयर कि जो मेरे एम्प्लॉयज के डाटा को मैनेज कर सके, आई नीड अ सॉफ्टवेयर जो हमारे एम्प्लॉयज के पेरोल्स को कैलकुलेट कर सके, ये एक छोटा सा पेरोल सिस्टम हो जो ये बता सके कि उनकी सैलरीज कितनी है, सैलरीज वेदर डिस्पेंस जो होने के बाद, टैक्सेस लगने के बाद कितनी उनको डिस्पेंस करनी है, नेट सैलरी क्या थी, बेसिक क्या थी, अच्छा बेसिक सैलरी के ऊपर उसका मेडिकल अलाउंस कितना लग सकता है, फिर अगर मैंने कोई स्पेशल बात पे उसको बोनस देना है, हम बोनस किस तरह से दे सकते हैं। तो ऑल ऑफ दोस, तो इस एक बड़े से सवाल का जवाब जो है ना वो आपकी सारी सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स निकाल देता है, ठीक। तो जनरली हम कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट इज अबाउट व्हाट एंड नॉट हाउ। इसने ये बताना है कि क्या चाहिए, ठीक है।
सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि लॉगिन करा लेता है, मतलब ऑथेंटिकेट कर देता है यूजर को, उसकी कोई ऑथराइजेशन सेट कर लेता है कि एडमिन कुछ और काम करेगा और रेगुलर यूजर कुछ और करेगा। एम्प्लॉयज़ का डाटा मेंटेन कर लेता है, एम्प्लॉयज़ के डाटा के अंदर पर्सनल इंफॉर्मेशन भी मेंटेन कर लेता है और उनकी हमारे ऑर्गेनाइजेशन से स्पेसिफिक जो है इंफॉर्मेशन वो भी मेंटेन कर लेता है। तो अब ये सारा वो बता रहा है कि हमें रिक्वायर्ड क्या है, ठीक है। And requirements are the description of the services provided by a system and its operational constraints. हम formally define करें तो requirements क्या है? Description of the services. Details हैं services की या functionalities की जो system ने provide करनी है, जो system ने हमें देनी है। And its operational constraints. साथ ही ये भी कि ये किन scenarios में किस तरह से हमारे पास आनी है, ठीक है। पे रोल कैलकुलेट करके देनी है 0.25 के बोनस कैलकुलेट करके देना है बेसिक सैलरी का 0.25, ठीक है। वैसे ये तो बहुत ही ज्यादा बोनस निकल आया है, लेकिन आइडिया यही है कि उसने कंस्ट्रेंट्स भी बताने हैं। अब ये कंस्ट्रेंट्स हमारे बिजनेस रूल्स में से भी निकल सकते हैं और हमारी ऑपरेशनल में से भी निकल सकते हैं। मैंने ये सिस्टम विंडोज के ऊपर चलाना है, ठीक है। क्यों? मेरी ऑर्गेनाइजेशन में पहले ही विंडो चल रही है, तो मैं अब सारे सिस्टम्स सारे कंप्यूटर्स नए नहीं लेके आ सकता। I need this system to run under these circumstances, ठीक है। या फिर हम इस तरह की कंस्ट्रेंट उसको देते हैं कि ये वेब का एक सिस्टम बनाना है और इस वेब के सिस्टम में हमने रिक्वायरमेंट ये है कि कम से कम 2 लाख जो है कॉन्करेंट यूजर्स ये उठा सके। वो हमने फेसबुक की तरह की ह्यूज एक चीज बना ली है कि 200,000 एक्टिव यूजर्स एक टाइम पे आराम से सपोर्ट कर सके, ठीक है। वैसे तो आई एम श्योर फेसबुक इससे भी ज्यादा करता होगा, लेकिन दैट्स दी मेन थीम है। इट मे रेंज फ्रॉम अ हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट टू अ डिटेल्ड मैथमेटिकल स्पेसिफिकेशन, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है? एक हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन भी हो सकती है, बहुत जनरल टर्म्स में हो सकती है। सिस्टम ने क्या करना है? पे रोल्स का एक वो बनाना है, सिस्टम ने क्या करना है? पे कैलकुलेट करने के कैसे तरीके हैं, वो अगेन एक पूरी डिटेल उनकी आ जाएगी, उनके साथ 100 रिक्वायरमेंट्स और निकल आएंगे, ठीक है। टू अ डिटेल मैथमेटिकल स्पेसिफिकेशन, और इतनी कॉन्क्रीट भी हो सकती हैं कि हम उनको, जैसे अभी मैं आपको बोल रही थी कि बोनस कैलकुलेट करने का ये तरीका हो गया कि जो उसकी बेसिक पे है उसकी बेसिक पे को आप मल्टीप्लाई कर लें 0.25 के साथ और इसमें से फिर इतना टैक्स निकालें और ये निकालें और ये निकालें और एंड रिजल्ट जो है आपके पास वो मेडिकल अलाउंस आ जाएगा या हाउस अलाउंस आ जाएगा, ठीक है। अब बोथ रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, जनरल हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट या डिटेल मैथमेटिकल स्पेसिफिकेशन, ठीक है। ये दोनों स्टिल रिक्वायरमेंट्स है, इवन दो के कंप्लीटली डिफरेंट लेवल्स पे हमारे सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, कंप्लीटली डिफरेंट लेवल्स पे हमें बता रहे हैं कि सिस्टम ने क्या करना। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या आया, ठीक है। इसी में फिर ये बात आती है कि अच्छा रिक्वायरमेंट क्या है, क्या करना है, रिक्वायरमेंट क्या है, सिस्टम का बताओ कि भाई व्हाट इज इट गोइंग टू डू। चाहे आप मुझे अंग्रेजी में बता दें कि भाई ये कैलकुलेट करेगा, चाहे आप बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर्स में बता दें कि कैसे 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 उसने कौन कौन से मतलब फॉर्मूलाज लगा के कौन कौन से बिजनेस रूल्स को उसने इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। फिर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या है, उसी से हमारी ये वाली बात निकली है, ये वाली टर्म निकली कि रिक्वायरमेंट्स हैं तो रिक्वायरमेंट्स की कोई रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग हो जाएगी। ये क्या है? इट इज द प्रोसेस of discovering, analyzing, documenting, validating requirements of the system, ठीक है। मजेदार सी 4 बातें हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वो प्रोसेस है, खुद इन सेल्फ क्या है? एक प्रोसेस है, ठीक है। तरीका है काम करने का, कौन सा काम करने का? डिस्कवरिंग, रिक्वायरमेंट्स को डिस्कवर करने का, ठीक। जैसे मैंने ठग साहब को ये कह दिया कि आप जाके अपने दोस्त से पूछें भाई क्या चाहिए आपको अपने सॉफ्टवेयर में, ठीक है। ये बिल्कुल पहला या ऑब्वियस वाला तरीका है। और हम क्या करते हैं कि हम जो है जैसे इंटरव्यूज लेके और हम उनसे पूछते हैं कि व्हाट डू यू नीड इन योर सिस्टम, ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं? एनालाइज कर सकते हैं। हम पीछे भी ये डिस्कशन करते रहे हैं कि हमें एनालिसिस चाहिए ये फिगर आउट करने के लिए कि उस रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं किस लेवल तक कर सकते हैं, किस लेवल तक एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अगर उसकी सैलरीज कैलकुलेट करनी है और सैलरीज कैलकुलेट करने वाला जो फंक्शन लगाया हुआ है वो इतना स्लो चलता है कि मेरे बेचारे अकाउंट्स मैनेजर का सारा दिन लग जाता है वो 100 एम्प्लॉयज की सैलरीज कैलकुलेट करने पे, क्योंकि फंक्शन प्रोसेस करते इतनी देर लगा देता है।
दैट सिस्टम इज नॉट यूजेबल, दैट सिस्टम इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो एनालिसिस में हमने ये बातें भी देखनी होती हैं कि जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं इनकी क्या एक्सेप्टेबल लिमिट है, आइदर ये कॉन्ट्रोडिक्ट तो नहीं कर रही। ऐसा तो नहीं है कि एक रिक्वायरमेंट के अचीव करने से दूसरी रिक्वायरमेंट जो है वो उसकी अचीवमेंट मुश्किल हो जाएगी। जैसे सिक्योरिटी इंक्रीज करने से परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है, तो ऐसा तो नहीं कोई सिचुएशन हो रही। अगर हो रही है तो फिर इसमें हमारा रिजल्ट क्या होगा, हम कौन सी बनाए, सिक्योरिटी बनाए या परफॉर्मेंस बनाए। ठीक है, फिर हम उसको प्रायोरिटाइज हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, एनालिसिस पे हम ये देख सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स कि अच्छा अगर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है तो इसके लिए फिर ये भी जरूरी होगा कि हम कोई सिक्योरिटी का एल्गोरिथम लगाएं। सिक्योरिटी का आप एल्गोरिथम नहीं लगाएंगे तो कैसे सिक्योरिटी अचीव होगी। अब ये एक नई रिक्वायरमेंट पुरानी रिक्वायरमेंट में से निकल आई। एक्चुअल रिक्वायरमेंट बस इतनी सी थी कि हमने सिक्योरिटी अचीव करनी है। ठीक है, लेकिन उसी की क्लैरिफिकेशन में हमारे पास एक और रिक्वायरमेंट निकल आई कि इसके लिए हमारे पास हमें जो है कोई सिक्योरिटी का एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक, एनालाइज कर ली हमने, वो भी पूरा इस प्रोसेस का हिस्सा है। फिर हमने क्या की, डॉक्यूमेंट की, हमने कहीं ना कहीं लिख दी। इस डॉक्यूमेंटिंग से याद है कि क्या चीज निकलती है हमारे पास निकलता है SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन निकलती है। और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में एक सर्टेन फॉर्मेट के अंदर सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स प्लेस हुई हुई। ठीक है, और ये रिक्वायरमेंट्स अब जाएंगी कहाँ, डेवलपर के पास, और डेवलपर इन्हीं रिक्वायरमेंट्स को पढ़ के हमारा सिस्टम क्रिएट करेगा। ठीक है, अब डेवलपर के पास कस्टमर्स नहीं है, डेवलपर के पास कोई और रेफरेंस नहीं है। डेवलपर को हम क्या देते हैं, डिजाइन देते हैं, और वो डिजाइन हमने किधर से बनाया है, अपने SRS से। ठीक है, तो हमारे डिजाइनर डेवलपर्स के पास जो चीज आ रही है वो हमारा SRS है, कस्टमर्स तक का एक्सेस नहीं जा रहा। एंड देन वैलिडेटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम। एक बार जब डिजाइनर डेवलपर ने बना लिया है हमारा सिस्टम, हमारा फाइनल सिस्टम क्रिएट हो गया है, तो अब हम ये वेरिफिकेशन तो करेंगे ना, वैलिडेशन तो करेंगे कि हमारा सिस्टम जो है वो सही बना है कि नहीं। ठीक है, तो जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है उसके लिए भी हमें यही वाला SRS चाहिए जो रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग में हमने किया था। और जो वैलिडेशन का प्रोसेस है, वेदर हम कस्टमर से ये बात इंश्योर कराएं कि ये वही सिस्टम है जो उसने कहा था कि नहीं है, उसके लिए अगेन हम SRS को ही अपनी बेस बनाते हैं या उसी के ऊपर काम करते हैं। Each software development process goes through the phases of requirements engineering। ठीक है, हर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर एक पूरी फेज है। एक पहला काम जो है वो यही है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स गैदर करें, रिक्वायरमेंट्स एनालाइज करें, रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट करें, रिक्वायरमेंट्स वैलिडेट कराएं। और ये जो काम है ये पूरा एक प्रोसेस है, एंड दैट प्रोसेस इज द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। अच्छा, वाई रिक्वायरमेंट्स, ठीक, रिक्वायरमेंट्स क्यों चाहिए, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंटिंग रिक्वायरमेंट्स। अब क्या है कि अगर रिक्वायरमेंट्स हमने यूजर ने ओरली बता दी हैं, हमें जनरल आइडिया दे दिया कि उसको क्या चाहिए, क्यों हमें ये क्लैरिफाई करनी पड़ रही है, बिकॉज इट इंश्योर्स द यूजर्स नॉट द डेवलपर ड्राइव्स द सिस्टम फंक्शनैलिटीज। ठीक है, अगर आपके फ्रेंड ने आपको ये बताया भाई पेरोल मुझे सिस्टम चाहिए, अब पेरोल सिस्टम जो है तुम बना के दे दो, तो आप उससे बस इतनी सी बात कर आ गए, वापस आए, तो अब आपने सोचा कि अच्छा कैसे बनाऊं, एम्प्लॉइज पता नहीं उसके 100 आए या 200 आए, चलो मैं 100 का एक एरे बना देती हूँ, 100 ही होंगे, 200 तो बहुत ज्यादा, छोटी सी तो कंपनी है उसकी। अच्छा, अब पता नहीं मेडिकल अलाउंस उनको कितना मिलता है, तो चलो मेरी कंपनी में क्योंकि 10% मिलता है तो उनको भी 10 ही मिलता हो। तो अब डेवलपर जो है वो फिल इन कर रहा है गैप्स जो उसको रिक्वायरमेंट्स में नहीं मिले थे। ठीक है, तो ये काम हम नहीं कर सकते, हमने यूजर की पर्सपेक्टिव से अपना सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है, यूजर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए बनाना। तो हम डेवलपर के पर्सपेक्टिव से ये काम नहीं कर सकते, उसके हिसाब से ये चीजें नहीं देख सकते। ठीक है, एक तो ये कि ये यूजर के साथ भी थोड़ी जाती है, उसने कुछ और मांगा था, उसके दिमाग में कुछ और था जब उसने बताया था, और आप कुछ और बना के ले आए। और फिर ये डेवलपर के साथ भी जाते हैं कि अगर क्लियर रिक्वायरमेंट्स होंगी तो उसको पता होगा कि क्या बनाना है। ठीक है, जब उसको पता होगा तो उसका काम आसान हो जाएगा कि अच्छा बस ये और ये और ये बनाना, उसको वो वाली खुद से नहीं सोच के चीजें इन्वेंट करके नहीं बनानी पड़ेंगी। he'd have at least that clarity कि this is exactly what is required। फिर बाद में सिस्टम के फेलियर वाले कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, सिस्टम के एक्सेप्टेंस जो है वो गारंटी हो जाएगी इससे। helps avoiding confusions and arguments।
ठीक है, जब एक बार डॉक्यूमेंट हो जाता है तो फिर अब आपका जो सिस्टम के डेवलपर्स हैं सारे, मतलब रिक्वायरमेंट इंजीनियर से लेके एवरीबडी, उनके बीच में और कस्टमर के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, जब एग्रीमेंट हो गया कि ये SRS है, इसी SRS की बेस पे हम अपना डिजाइन और प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, और आपने भी कह दिया कि हाँ जी यही वाली मेरी रिक्वायरमेंट्स है, फिर कोई चांस नहीं रह जाता कंफ्यूजन का या फर्दर डिबेट्स का कि मैंने तो ये प्रोडक्ट नहीं मांगा था, मैंने तो ये इस तरह नहीं मांगा था, आपने कैसे बना दिए। ठीक है, एंड हेल्प्स मिनिमाइज द चेंजेस। एक बार जब आपने सारी रिक्वायरमेंट्स साफ सुथरी फाइनलाइज करके लिख दी, डॉक्यूमेंट कर दी, अब कस्टमर उनको चेंजेस ज्यादा नहीं हो सकते उसमें। ठीक है, चेंजेस ज्यादा तभी होते हैं कि जब पहले साइकिल में हमारे पास अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स थी, फिर हमें बार बार जाके रिवाइज करनी पड़ती, क्लैरिटी डालनी पड़ती, और उसकी वजह से एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ रीवर्क करना पड़ता है। चेंजेस इन रिक्वायरमेंट्स आर एक्सपेंसिव, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। ठीक है, अगर डिजाइन फेज पे ही करनी पड़े तो आपको डिजाइन में इतना सिग्निफिकेंट अमाउंट चेंज करना पड़ेगा कि जो अगर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में चेंज कर ली होती तो शायद आपका 1 दिन लगता उनको चेंज करने में, और वही अगर डिजाइन में चेंज करनी पड़े तो आपको 3 दिन लगे, और वही वाली जो है अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन में करनी पड़े तो आपको 1 हफ्ते से 10 दिन लग सकते हैं उसके लिए। तो इतना ज्यादा टाइम जो है वो इंक्रीज करता जाता है जैसे जैसे आपके ये चेंजेस जो है लेटर स्टेजेस में रेप्लिकेट हो रहे हैं। और 10 to 100 टाइम्स आफ्टर रिलीज। ठीक है, रिलीज के बाद वो पहली रिक्वायरमेंट्स ही आपको चेंज करनी पड़ जाए तो बहुत 10 to 100 टाइम्स जो है वो टाइम ज्यादा लगता है। अब every 2/3 of finished system errors are requirements and design errors। ठीक है, मतलब 2/3 of finished system errors, जब आपके पास एक्चुअल सिस्टम के अंदर जो इतना एरर्स आते हैं उनमें से 2/3 एरर खाली इस वजह से आते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट्स गलत थी और रिक्वायरमेंट्स की बेसिस पे बना हुआ डिजाइन गलत था। ठीक है, मतलब वो कोड की वजह से नहीं आ रही, इतनी सिग्निफिकेंट अमाउंट खाली इसलिए आ रही है रिक्वायरमेंट्स ही गलत ली, डिजाइन ही गलत बनाया। A careful requirements process doesn't mean there will be no changes later। ऐसा नहीं है कि चेंजेस नहीं होंगी। ठीक है, सॉफ्टवेयर 4 दिन में नहीं बनता, सॉफ्टवेयर 1 साल में भी बनता है, सॉफ्टवेयर 3 साल में भी बनता है, तो 3 साल में बहुत सारी और चीजें चेंज हो गई होंगी। टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो गया होगा, जिस मार्केट को मैं टारगेट कर रही थी वो चेंज हो गया होगा। ठीक है, तो चेंजेस इनकॉर्पोरेट होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, एवरेज प्रोजेक्ट में अबाउट 20% चेंजेस जो होते हैं वो होते हैं, और इसकी वजह से 70 to 80% रीवर्क करना पड़ता है एक प्रोजेक्ट का। मतलब रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो खाली 25% है, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना है कि आपके टोटल प्रोजेक्ट पे 70-80% जो है वो रीवर्क करना पड़ता है। और इसलिए जरूरी है कि आप रिक्वायरमेंट की चेंजेस के लिए प्लान करें। ठीक है, इस कनेक्ट दिस, ये आइडिया अपने दिमाग में रखो और याद रखो कि हम इसलिए अपने डिजाइन और उन सारी चीजों को मॉड्यूलर बना रहे थे कि अगर एक जगह पे कोई चेंज अकर होगा तो हर चीज ना चेंज करनी पड़े, फिर हम इस वाली फिगर्स को जो है इनको मिनिमाइज कर सकें। क्रिटिकल एप्लीकेशंस अगेन उसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स सही हो। क्यों सही नहीं होंगी? आपने जहाज बनाया, जहाज के लिए सॉफ्टवेयर क्रिएट किया और सॉफ्टवेयर गलत क्रिएट कर दिया, यू आर एंडेंजरिंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल। ठीक है, रिसेंटली तो ये जैसे एयर मलेशिया वाला भी हुआ हमारे पास, तो आप बहुत सारी जिंदगियां जो है वो खाली इसलिए खराब कर रहे हैं, आपने 2-4 रिक्वायरमेंट्स नहीं सही ली थी, रिक्वायरमेंट्स इंप्लीमेंट नहीं सही हुई, आपने अपनी इन्वायरमेंट को, डोमेन को सही से स्टडी नहीं किया था, एंड द रिजल्ट्स आर कैटास्ट्रोफिक। तो जो क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं, सेफ्टी क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं, उनमें ये चीज जो है वो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि हम रिक्वायरमेंट्स ठीक से गैदर करें, रिक्वायरमेंट्स ठीक से डॉक्यूमेंट करें और उनकी बेसिस पे ठीक से डिजाइन बनाएं। एब्स्ट्रैक्शन के डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं। ठीक है, शुरू में हमने बात की थी मैथमेटिकल भी हो सकते हैं और हमारे पास बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन इन सेल्फ के डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं। यूजर रिक्वायरमेंट्स जो है ये यूजुअली हायर एब्स्ट्रैक्शन पे हैं। पहली साइकिल में पहली दफा में हम जो यूजर से रिक्वायरमेंट्स ले रहे हैं वो हमारे पास यूजर रिक्वायरमेंट्स में आ रहे हैं जो हमारी सिस्टम की सर्विसेज और कंस्ट्रेंट्स को डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है,
इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल लैंग्वेजेस या डायग्राम्स, या तो इंग्लिश में बात हो रही है सारी, इंग्लिश में दे दी है उसने, उर्दू में दे दी है रिक्वायरमेंट्स अपनी, या हमने डायग्राम्स के थ्रू उसको बना के दिखा दिए कि ये आप चाह रहे हैं बनाना, ठीक है। इंटरफेस के लिए इसी तरह प्रोटोटाइप्स बनते हैं, वरना यूज केसेस बनते हैं। हम यूज केसेस और इनिशियल एक्टिविटी डायग्राम्स इस रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के साथ बना सकते हैं और यूजर को बता सकते हैं कि क्या उसको चाहिए। रीडेबल बाय एवरीबॉडी, ठीक है, हमारे सॉफ्टवेयर वाले लोग भी उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और कस्टमर्स भी उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड सर्व बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स के कॉरेस्पॉन्ड ये बनाई जाती है। जो दूसरी हमारे पास कैटेगरी है वो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की है। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स जो है वो लो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे होते हैं, उनमें डिटेल्स ज्यादा होते हैं। ये क्या डिफाइन करते हैं? सर्विसेज और कंस्ट्रेंट्स सिस्टम के इन ग्रेटर डिटेल, ठीक है। यूजफुल किस लिए? डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए। जब आपने डिजाइन क्रिएट करना हो या डेवलपमेंट के लिए अपने डेवलपर को जो देना है डॉक्यूमेंट, उसके अंदर हमारी वो वाली चीजें ज्यादा होंगी जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के साथ मैप कर रही हैं, ठीक है। यूजर रिक्वायरमेंट्स सारी की सारी हैं, फिर हमारे डेवलपर ने जो डिटेल्स फिल इन करनी है, जो क्रक्स है उसका, वो हमारे पास सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में से निकलेगा। प्रिसाइज एंड कवर ऑल केसेस, ठीक है, ये बिल्कुल प्रिसाइज होती है। जैसे बोनस कैलकुलेट करना है तो बेसिक सैलरी का 2.5% ले लो, तो एग्जैक्ट फिगर्स में होती हैं, ठीक है, प्रिसाइज होती हैं। अपने टेक्नोलॉजी जो है वो विंडो के ऊपर चलानी है, विंडो प्लेटफॉर्म पे चलानी है, तो माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स को सपोर्ट करे, वो उनके साथ बना लें। जावा एग्जिस्ट कर रही थी, जावा के अंदर पुराना एग्जिस्टिंग सिस्टम बना हुआ है, नया मैं अभी बना रहा हूँ, तो अच्छा मेरा वाला भी जावा के अंदर ही होना चाहिए ताकि इसके इंटरफेस सक्सेसफुल हो जाएं। जावा में नहीं होगा तो फिर जावा के एग्जिस्टिंग सिस्टम का क्या इंटरफेस है कि जिसको मैप करके मैंने अपना नया वाला बनाना है, ठीक है। एंड स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन, ठीक है, वहां पे रीडेबल बाय एवरीबॉडी है, तो यहाँ पे यह है कि इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होती है, जो ज्यादा एक स्पेशल ऑडियंस के लिए, डिजाइन और डेवलपर्स के लिए। अब साथ साथ चेक करते जाएं, एक यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है? लाइब्रेरी सिस्टम शुड प्रोवाइड अ वे टू अलाउ पेट्रन टू बोरो अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। यूजर ने रिक्वायरमेंट दी, सीधे से अल्फाज में उसने बता दिया। लाइब्रेरी सिस्टम जो है वो इस बात की इजाजत दे कि हमारा पेट्रन जो है हेड कंसिडर कर ले, वो बुक बोरो कर सकता है लाइब्रेरी से, ठीक है। नॉट एग्जैक्टली हेड, लेकिन आप मेंबर कंसिडर कर लें, ठीक है। सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है कि लाइब्रेरी सिस्टम शुड प्रोवाइड अ विड्रॉ इंटरैक्शन दैट अलाउज द पेट्रन टू विड्रॉ अ बुक। द ISBN एंड कॉपी नंबर ऑफ द बुक इज टू बी विड्रॉन, ठीक है। लाइब्रेरी सिस्टम विड्रॉ इंटरैक्शन करने की एबिलिटी दे हमारे इंटरफेस पे, कहीं विड्रॉ की कोई चीज दी हुई हो, विड्रॉ एक इंटरैक्शन है बिटवीन योर सिस्टम एंड द यूजर, तो इस इंटरैक्शन को कंप्लीट करने की कोई हमारे पास एबिलिटी होनी चाहिए। दैट अलाउज अ पेट्रन टू विड्रॉ अ बुक, ठीक है, जो उसकी बेसिस पे वो कोई ना कोई किताब विड्रॉ करा सकता है, गिवन दैट कि अगर वो उसका ISBN नंबर मुझे प्रोवाइड करते एंड नंबर ऑफ कॉपी नंबर ऑफ बुक प्रोवाइड कर, ये दो बातें वो मुझे दे दे, तो फिर मैं उसको बुक ढूंढ के दे सकता हूँ, आपका सिस्टम उसको बुक ढूंढ के दे सकता है। इंटरैक्शन फेल्स कब? ये इसका सक्सेस सिनारियो है कि ISBN नंबर, कॉपी नंबर दिया हुआ है, और इसका फेलियर सिनारियो क्या है? बुक इज ऑलरेडी विड्रॉन, किसी और ने पहले से निकलवाई हुई, अब नहीं निकल सकती। बुक इज नॉट इन द लाइब्रेरीज कलेक्शन, हमारी लाइब्रेरी के अंदर ये वाली बुक एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। पेट्रन हैज ऑलरेडी विड्रॉन 5 बुक्स, ठीक है, पेट्रन ने 5 किताबें ले ली हैं और 5 से ऊपर हम उसको इशू नहीं कर सकते। पेट्रन ओज मोर देन $5, ठीक है, या फिर उसके डेप्ट्स में से कोई $5 से ज्यादा है कोई चीज। द बुक इज ऑन होल्ड बाय समवन, ठीक, या बुक किसी और ने बुक कराई हुई है कि जब ये रिटर्न होगी तो ये मुझे चाहिए, अदरवाइज, ठीक है। तो इसी तरह और भी उसके बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स जो है वो निकलती रहेंगी। अब ये सारी जो है सिस्टम रिक्वायरमेंट, ये एक्चुअली इसी की ट्रांसलेशन है, ये एक्चुअली यूजर रिक्वायरमेंट की ही क्लैरिफिकेशन है। बात अभी भी उतनी ही है कि हमने पेट्रन को बुक बोरो करने की एबिलिटी देनी है, कैसे देनी है, ठीक है, उसकी एक्चुअल क्या होंगी, कि क्या वो ये देगा तो फिर ऐसे होगा, ये देगा तो फिर ऐसे होगा, ये सब भी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, ये सब भी ट्रांसलेट होंगी हमारे पास सिस्टम के अंदर। रिक्वायरमेंट्स की प्राइमरीली जो टाइप्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं अभी। फर्स्ट हमारे पास है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स किस चीज से कॉरेस्पॉन्ड करती हैं? सिस्टम की फंक्शनैलिटी से,
ठीक है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है मेरे पास, वो सारे फंक्शंस हैं जो हमारे सिस्टम ने परफॉर्म करने हैं, और ये फंक्शंस किधर से निकलता है, बिजनेस डोमेन से। ठीक है, जो हमारे बिजनेस गोल्स हैं जो अचीव करने हैं, हम उनको देख के अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, सर्विसेज द सिस्टम शुड प्रोवाइड, सबसे सीधी टर्म्स में वो सर्विसेज, वो चीजें जो सिस्टम ने प्रोवाइड करनी है। What the system should do or not in reaction to particular situations। ठीक है, अभी जैसे हमने पिछले उसमें बात की थी कि अगर पेट्रन ने 5 किताबें ले ली हैं तो उसको 6ठी नहीं इश्यू करनी, तो वो डिफाइन करना भी हमारा काम है कि व्हाट द सिस्टम शुड डू और नॉट, क्या करे क्या नहीं करे। 5 किताबें हो गई, अब नहीं बोरो करने तो, इन रिएक्शन टू पर्टिकुलर सिचुएशंस। दूसरी कैटेगरी हमारे पास क्या है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की। ठीक है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है जनाब, कंस्ट्रेंट्स ऑन द सर्विसेज और फंक्शंस ऑफर्ड बाय द सिस्टम। कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है, कंस्ट्रेंट्स की जिधर टर्म होती है ना, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स का। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट से आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये किसी ना किसी तरह रिलेटेड हमारे सिस्टम की क्वालिटी से। क्यों, क्योंकि ये सर्विसेज के ऊपर कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करें। कंस्ट्रेंट्स अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट है कि क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या किस फॉर्मेट में हो सकता है, वो वाली सारी बातें। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स ऑन द सर्विसेज और फंक्शंस ऑफर्ड बाय द सिस्टम, ये सर्विसेज और फंक्शंस हमने यहाँ पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट में से निकाल ली हुई थी, और उसी के ऊपर कंस्ट्रेंट्स हैं, और उसी के ऊपर हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि कितनी किस तरह से होगी। ठीक है, यही अगर मैं ये डिफाइन कर दूं कि ये जो है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम एक बुक को सर्च करने में, ठीक है, बुक सबसे पहले हमें सर्च करनी पड़ती है, तो एक बुक को सर्च करने के लिए नॉट मोर देन 5 सेकेंड्स लगाता है। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 5 सेकंड से ऊपर लगा है। 5 सेकंड के अंदर अंदर लाजमी है कि जितनी बड़ी मर्जी लाइब्रेरी है मेरी है, 5 सेकंड्स के अंदर अंदर रिजल्ट दे दे। ठीक है, तो ये इसकी परफॉर्मेंस का एक मैयर है, ये हम ये जज कर रहे हैं कि हाउ एफिशिएंट इट इज, इसकी परफॉर्मेंस कितनी ग्रेट है। तो इस तरह की जो भी कंस्ट्रेंट्स हम अपनी सर्विसेज के ऊपर लगाते हैं वो हमारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स ऑन डेवलपमेंट प्रोसेस, स्टैंडर्ड्स एक्सेट्रा। ठीक, तो टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स ये तो आपको चीज मैंने अभी बता दी, ये क्या होता है, ये क्या है, कंस्ट्रेंट्स ऑन दी डेवलपमेंट प्रोसेस। ये वो कंस्ट्रेंट्स भी हो सकते हैं जैसे हम बात कर रहे थे कि अच्छा अगर जावा में बनी हुई है एक पुरानी हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम और नए वाले ने उसी से बात करनी है, नए वाले ने उसी एग्जिस्टिंग सिस्टम के ऊपर जो है उस एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ कोलैबोरेट करना है, तो नए का भी कोई तरीका होना चाहिए कि वो जावा से कम्युनिकेट कर सके। अच्छा, अब या तो ये नया सिस्टम भी जावा के अंदर ही बना लो, नहीं बनाना जावा के अंदर, फिर इस तरह से बनाओ कि जो जावा का इंटरफेस है, जो उस सिस्टम का इंटरफेस है, उसी सिस्टम के इंटरफेस को आप अपने सिस्टम के साथ मैप कर लें। तो अब ये अगेन एक कंस्ट्रेंट हमारे पास आ रहा है कि अच्छा इस तरह बनाओ या इस तरह बनाओ, तो ये हमारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की कैटेगरीज में आते हैं। सिस्टम के कंस्ट्रेंट्स हैं, डेवलपमेंट के कंस्ट्रेंट्स हैं। ठीक है, ये हम बता सकते हैं कौन सी कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कौन से टूल्स हमने इसके साथ इस्तेमाल करने हैं। आइदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई और मेथोडोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने एनालिसिस के लिए, अपने डिजाइन के लिए। कौन सी लैंग्वेज के अंदर बनाना है, क्या कंपलसरी है कि जावा के अंदर ही बनाएं या हम किसी भी दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंदर इसको बना सकते हैं। डेवलपमेंट का मेथड क्या है, ठीक है, हमने स्ट्रक्चर्ड बनाना है, हमने एजाइल बनाना है, हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाना है, हमने कौन सा बनाना है। ठीक है, और फिर स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करना है। ठीक है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है, मतलब ISO सर्टिफाइड। हम देखते हैं कि इवन सॉफ्टवेयर कंपनीज के साथ भी ये लिखा होता है कि ये ISO सर्टिफाइड है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। तो वो कुछ स्टैंडर्ड्स उनके मेंटेन हो रहे होते हैं उनके सारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के अंदर। हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कम से कम इस लेवल तक, इस क्लैरिटी तक, इस स्टैंडर्ड तक आपको प्रोडक्ट देगा। ठीक है, इस स्टैंडर्ड तक आपको फीचर्स या फंक्शनैलिटीज देगा, तो वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स जैसे हमारे पास
ISO के स्टैंडर्ड्स हैं, CMMI के स्टैंडर्ड्स हैं, वो ये बताते हैं कि सॉफ्टवेयर किस तरह से बेहतर परफॉर्म करेगा, तो हम कहेंगे कि हाँ जी आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सर्टिफाइड है। सही, तो वो जो सारी कहानी है वो शुरू हमारे सॉफ्टवेयर के स्टैंडर्ड से होती है, और इसमें छोटी छोटी बातें भी आ जाती हैं कि नेमिंग कन्वेंशन क्या होगी, क्लासेस के नाम किस फॉर्मेट में रखने हैं, हमारे डाटा के ट्रांसफर के क्या कन्वेंशन होगी, डाटा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है उसके क्या स्टैंडर्ड्स हमने फॉलो करने हैं। ठीक है, HTML का हमारे पास जो 2 स्टैंडर्ड्स हैं, एक हमारे पुराने वाला है, नया वाला है HTTP है और HTTPS है सिक्योर, उसमें से कौन सा आपने फॉलो करना है। तो ये सारे डिफाइन होंगे इससे, और फिर इसी की बिगर पिक्चर बनेगी, तो हम कहेंगे कि हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सर्टेन क्वालिटी स्टैंड पे है। ठीक है, एंड देन वी हैव द डोमेन रिक्वायरमेंट्स। डोमेन रिक्वायरमेंट्स क्या है? एप्लीकेशन की डोमेन से जो हम डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे फंक्शनल भी हो सकती है, नॉन फंक्शनल भी हो सकती है। जैसे मेडिसिनल जितने भी सॉफ्टवेयर्स बनेंगे उनकी रिक्वायरमेंट्स फर्क होंगे। ठीक है, फिजिक्स या केमिस्ट्री से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स बनेंगे उनकी रिक्वायरमेंट्स फर्क होंगे। ठीक है, एक MRI का आपने स्कैन किया और उस स्कैन को रीड करना है, उसमें से जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उसका जो इमेज है उस इमेज में से हमने डिटेक्ट करना है कि वेदर किसी ह्यूमन बीइंग को, किसी बंदे को कैंसर है या नहीं है। तो इसमें कितने फीसद आपके पास जो है एरर की एक्सेप्टेबिलिटी है? अगर 70% सही रिजल्ट आए तो सही है? नहीं ना, क्योंकि दिस चेंजेस ह्यूमन लाइफ। ये तो अगर 30% जो हमारे लोग हैं जिनको हमने कह दिया कि कैंसर नहीं है और था और वो बेचारे मर गए, तो उन सारों का क्या होगा? ठीक है, तो कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जो आपकी डोमेन में से निकलती हैं। वो फंक्शनल भी हो सकती हैं, नॉन फंक्शनल भी हो सकती हैं, लेकिन वो बेसिकली डोमेन की वजह से आती हैं, वो सॉफ्टवेयर की वजह से नहीं आती, वो खाली बिजनेस गोल्स की वजह से नहीं आती। ठीक है, अगर आप मेडिसिनल सॉफ्टवेयर की एक्यूरेसी के बाद एक्यूरेसी की टर्म इस्तेमाल की ना, लेकिन इसमें एक्यूरेसी का मतलब होगा कि 99.9% होगा। एक लाइब्रेरी में अगर किताब पढ़ी थी और आपका सिस्टम नहीं ढूंढ के लाया, तो इससे जो है वो ऐसा नहीं है कि लाइव्स वुड बी डिस्ट्रॉयड, किसी के मर जाने का खदशा नहीं है इसमें। लाइब्रेरी का सिस्टम है, तो अगर ये 99 की बजाय 95% टाइम्स भी सही काम करता है तो हम कहेंगे हाँ जी इसकी एक्यूरेसी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, देन यूजर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, यूजर रिक्वायरमेंट्स जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं और यूजर रिक्वायरमेंट्स हैं। ये हमारी फंक्शनल नॉन फंक्शनल दोनों हो सकती हैं, और ये दिस इज अस डिस्क्राइबिंग द फंक्शन द सिस्टम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट क्या है? दीज आर अंडरस्टैंडेबल बाय द यूजर। यूजर ने ही ये आपको बताई है, ये उसी की टर्मिनोलॉजीज में, ये वो अंडरस्टैंड कर सकता है इनका मीनिंग क्या है। मसला क्या? लैक ऑफ क्लैरिटी। ठीक है, लैक ऑफ क्लैरिटी, क्योंकि वो अपनी टर्म्स में आपको बातें समझा रहा है। ठीक है, कस्टमर अपनी टर्म्स में आपको बातें समझा रहा है, वो सॉफ्टवेयर की टर्म्स में नहीं आपको बातें समझा रहा। ठीक, तो उसने कहा कि ये सिस्टम जो है वो बड़ा अच्छा सा होना चाहिए, इसकी जो है ना बहुत अच्छी सी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। तो अब इसका उससे क्या मुराद है? परफॉर्मेंस का कौन सा लेवल या कौन सा क्राइटेरिया आपको सेट करना पड़ेगा। तो वो एज रिक्वायरमेंट्स इंजीनियर हमें वो एम्बिग्विटी क्लियर करनी पड़ती है, आइदर डोमेन के एनालिसिस से या रिक्वायरमेंट के गैदरिंग के बाकी तरीकों को एम्प्लॉय करके हमें ये चीज चेक करनी पड़ती है कि अब इसमें क्लैरिटी कैसे लेकर आनी। ठीक है, क्लैरिटी चाहिए क्यों? क्योंकि अगर यहीं पे रिक्वायरमेंट्स हमने गलत कर दी तो डिजाइन भी गलत हो जाएगा और हमारे बाद के जितने प्रोसेसेस हैं वो भी डायरेक्टली इफेक्ट होंगे। देन फिर क्या बात है हमारे पास कि रिक्वायरमेंट्स में कंफ्यूजन में होती है, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, डिजाइन इंफॉर्मेशन, दीज आर नॉट डिस्टिंग्विश्ड। ये सारी कैटेगरीज में शिफ्ट करना ये हमारे रिक्वायरमेंट इंजीनियर को खुद करना पड़ता है। रिक्वायरमेंट्स जो हमारे पास आ रही हैं वो सारी एक ही तरह की, एक मतलब एक ही फॉर्मेट में आ रही है, वो बस आपको बता रहा है कि उसको क्या क्या चाहिए। ठीक है, फिर क्या क्लासिफाई करना है कि अच्छा ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, ये इस तरह का कंस्ट्रेंट है, उस तरह का है, वो अगेन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स। देन रिक्वायरमेंट्स अमलगमेशन, सेवरल रिक्वायरमेंट्स आर डिफाइंड एज अ सिंगल वन। ठीक, जैसे अभी आपने एग्जाम्पल देखी बोरो बुक वाली,
ठीक है। तो उसमें बहुत सारी फर्दर रिक्वायरमेंट्स थी, लेकिन हमें एक सिंगल रिक्वायरमेंट के तौर पे यूजर ने बताई थी कि हम पेट्रन्स को बुक्स बोरो करने की एबिलिटी देना चाहते हैं, ठीक है। फिर हमने फर्दर उसको क्लैरिफाई किया, फिर हमें पता चला कि ये भी है कि उसकी 5 से ज्यादा बुक्स नहीं हो सकती, अगर वो डेप्ट में है तो नहीं हो सकती, बुक अगर किसी और ने रिजर्व कराई है तो नहीं हो सकती, ऐसे है ऐसे ऐसे है तो नहीं हो सकता। तो ये सारी भी तो रिक्वायरमेंट्स है। तो ठीक है, अक्सर हमारे पास रिक्वायरमेंट्स एक कलेक्शन की फॉर्म में आती हैं, एक बंडल में आती हैं, और वो बंडल एक्चुअली बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स पे बेस कर रहा होता है, सिंगल रिक्वायरमेंट नहीं होती। एंड इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स में बी मिसिंग। अक्सर इस तरह होता है कि कस्टमर्स आर नॉट श्योर कि उन्हें सॉफ्टवेयर में क्या चाहिए, ठीक है। तो वो बेस्ट पॉसिबल तरीके से आपको बता रहे होते हैं, जो भी वो आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं वो कर देते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो जब आप सॉफ्टवेयर बना के ले जाते हैं तो कहते हैं ओहो ये तो इस तरह नहीं चलता था, ये तो मैनुअल भी एक इसकी रिसिप्ट जनरेट होनी चाहिए थी, मैनुअल रिसिप्ट के ऊपर जब तक हमारा मैनेजर साइन नहीं करेगा हम तो इसको प्रोसेस ही नहीं करते। तो आपके सॉफ्टवेयर के हिसाब से तो ये मैनेजर को बाईपास करके जो है रिसिप्ट डायरेक्टली कस्टमर के पास चली गई है, ठीक है। तो अब इस तरह से भी पॉसिबल है कि देयर आर सम रिक्वायरमेंट्स कि जो आइदर इस वजह से मिस हो गई that the customer didn't think them important enough, yeah, he couldn't explain them clearly enough. And inconsistency, ऐसे सिनेरियोज में जब हम मल्टीपल कस्टमर्स से, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स से रिक्वायरमेंट्स लेकर आ रहे हो तो फिर इनकंसिस्टेंसी हो सकती है। मैनेजर कहे कि कुछ और चीज चाहिए और हमारा जो है एक क्लरिकल स्टाफ जो कहे कि कुछ और चीज चाहिए। मैनेजर ने कहा है कि ऑथराइजेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी इस तरह होना चाहिए कि आप ग्रुप्स या राइट्स में डिफाइन करें कि कौन कौन जो है वो क्या क्या काम कर सकता है, ठीक है। अब डाटा एंट्री वो सारी क्लर्क ने करनी है, तो क्लर्क ने कहा कि नहीं इतने ज्यादा जो है आप हम लोग इतने ज्यादा लेवल्स या डिफरेंसेस मेंटेन ही नहीं करते, मैं क्लर्क हूं तो मैं ही उस सिस्टम को चलाऊंगा भी, क्योंकि डाटा एंट्री सारी मैंने करनी है तो मैं ही अपडेशंस करूंगा तो सारा करूंगा। तो आप जो है ना वो सिस्टम जो है वो एक क्लरिकल लेवल का, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लेवल का या इस तरह से बनना चाहिए। तो इसमें ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है, ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से ही बना रहे हैं, सिंगल उसके हिसाब से ही बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैनेजर का थोड़ा जो है पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट था, उसका डिफरेंट ख्याल था कि ऐसे होना चाहिए। हायरार्की हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन वाली हायरार्की है उसी के हिसाब से ऑथराइजेशन जो है सिस्टम में भी एग्जिस्ट कर रही होनी चाहिए। अब ये जो इश्यूज हमने डिस्कस किए हैं हम कैसे इनको मिनिमाइज कर सकते हैं। पहले तो आप ये करें कि रिक्वायरमेंट्स सेपरेट कर लें, फंक्शनल नॉन फंक्शनल, इधर मोर इम्पोर्टेंट लेस इम्पोर्टेंट, ठीक है। प्रायोरिटी भी देते हैं ना हम अपने स्टेक होल्डर्स की बेसिस पे, तो आप सेपरेट कर लें रिक्वायरमेंट्स को और फिर प्रायोरिटाइज कर लें रिक्वायरमेंट्स को। इंक्लूड अ रैशनल फॉर ईच रिक्वायरमेंट, हर रिक्वायरमेंट के लिए रीजन डालें, रैशनल डालें, क्यों चाहिए, हमारे बिजनेस गोल पे इसका क्या फर्क पड़ेगा, अगर हम इसको अचीव नहीं कर सकते तो ओवरऑल फंक्शनैलिटी, पूरे सिस्टम की एज अ होल फंक्शनैलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर हम इसको अचीव कर लेते हैं तो हमारा कौन से मेजर जो है एस्पेक्ट उसका कवर हो जाएगा। इन्वेंट और यूज अ स्टैंडर्ड फॉर्म और टेम्पलेट, जो हमने रिक्वायरमेंट्स को लिखना है उसके लिए एक ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट या टेम्पलेट क्रिएट करें, ताकि जब आप उसको रीड कर रहे हो तो रीडिंग के टाइम पे ये वाली कंफ्यूजन्स ना हो कि ये क्या बात हो रही है और ये क्या बात हो रही है। एक ही टेम्पलेट पे दिया हुआ है तो उसकी रिक्वायरमेंट की रीडिंग, रिक्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग वुड बी क्विकर। देन डिस्टिंग्विश रिक्वायरमेंट प्रायोरिटीज, ठीक है। वही पहले जो आपको बात बता रही कि आपने रिक्वायरमेंट सेपरेट की और फिर सेपरेशन के बाद आपने रिक्वायरमेंट्स प्रायोरिटाइज कर ली कि कौन सी कंपलसरी करनी है, मस्ट, शैल कि ये 90% है कि लाजमी करनी है, फिर कुड, मे बी नॉट बी, वांट, विल, इसका भी हमने फैसला ही नहीं किया, TBD, टू बी डिसाइडेड, ठीक है। ये मे बी हम कर लें, टाइम बच गया तो कर लें, या रिसोर्स बच गया तो कर लें, या अगले वर्जन में कर लें, उसका अभी हमने फैसला भी नहीं किया कि इसके साथ क्या करना है। एंड अवॉइड टेक्निकल जार्गन, ये जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं रिक्वायरमेंट का, ये आपने अपने
स्टेक होल्डर से भी अप्रूव कराना है, तो इसके अंदर टेक्निकल टर्म्स मत लिखें। ये जो टेक्निकल जार्गन है इसका मतलब है टेक्निकल टर्म्स मत डालें इसके अंदर, ऐसी टर्म्स ना डालें जो खाली आपको समझ में आती हैं या खाली उनको समझ में आती हैं, खुद आपको नहीं समझ में आती। टेस्टेबल, ठीक है, हायर रिक्वायरमेंट फंक्शनैलिटी टेस्ट होगी तो पता चलेगा कि एक्चुअली अचीव होगी है कि नहीं। तो टेस्ट केसेस क्रिएट करें, उसी टाइम पे टेस्टेबल अपनी रिक्वायरमेंट्स को रखें। एंड देन डिलीवरेबल्स, वहीं पे आप ये चीज़ भी जो रिक्वायरमेंट्स के डिलीवरेबल्स हैं वो इफेक्टिव होने चाहिए, उनके अंदर ये सारी चीज़ें होने चाहिए, रिक्वायरमेंट्स के जो डिलीवरेबल्स हैं वो क्रिएटेड होने चाहिए, ठीक है। और आप ये भी मेंशन कर लें कि सिस्टम के कौन कौन से डिलीवरेबल्स हैं और किस फॉर्मेट में वो प्रोवाइड होंगे आपको। अब ये थी यूजर की रिक्वायरमेंट्स, फिर हम आ गए सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स पे। सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स में क्या है कि एलैबोरेट द यूजर रिक्वायरमेंट्स टू गेट अ प्रिसाइज डिटेल्ड कंप्लीट वर्जन ऑफ देम, ठीक है। उन्हीं यूजर की रिक्वायरमेंट्स को, वो डोमेन से हटाई हुई रिक्वायरमेंट्स है, वो सॉफ्टवेयर को समझ के बनाई हुई नहीं है, वो बिजनेस प्रोसेस को समझ के बनाई हुई है, तो उन्हीं की डिटेल्स हम गेट करें ताकि हमारे पास जो है फर्दर क्लैरिफिकेशन आए, और वो क्लैरिफिकेशन हम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की कैटेगरी में डालते हैं। यूज्ड बाय डिजाइनर्स एंड डेवलपर्स, ठीक है, इसका सबसे जो इम्पैक्ट पड़ता है वो डिजाइनर्स और डेवलपर्स पे पड़ता है। An important aspect is how to present or write the system requirements, ठीक है। एक इसमें इशू ये आ जाता है कि हम कैसे प्रेजेंट करेंगे या राइट करेंगे सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को। नेचुरल लैंग्वेज में जैसे रेगुलर रिक्वायरमेंट्स हो ही रही हैं, जैसे यूजर रिक्वायरमेंट्स हो ही रही हैं इंग्लिश की फॉर्म में, किसी और नेचुरल लैंग्वेज की फॉर्म में आप उसी तरह रिप्रेजेंट कर दें, वरना इनकी ग्राफिकल और मैथमेटिकल फॉर्म्स भी क्रिएट की जा सकती हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि डिफरेंस बिटवीन द यूजर एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स मस्ट नॉट बी थॉट एज अ डिटेल, ठीक है। इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आपको ऐसे लगे कि यूजर रिक्वायरमेंट की डिटेल जो है वो सिस्टम रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये उसकी डिटेल नहीं है। दीज आर रिक्वायरमेंट्स इन देमसेल्व्स। If a sales example, let's consider an example. If sales for the current month are below target sales, then report is to be printed. Unless difference between target sales and actual sales is less than half of difference between target sales and actual sales in previous month. Or if difference between target sales and actual sales for the current month is less than 5%. अब ये पढ़ के जो है वो किसी की समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या कह रहे हैं। सेल्स फॉर करंट मंथ, अच्छा अब सेल्स की कोई बात हो रही है, करंट मंथ की आर बिलो द टारगेट सेल्स, टारगेट सेल्स, अच्छा ये कोई दूसरी बात हो गई, 2 पॉइंट्स हो गए। रिपोर्ट इज टू बी प्रिंटेड, फिर रिपोर्ट प्रिंट करो, कब ना करो, अनलेस डिफरेंस बिटवीन टारगेट सेल्स एंड एक्चुअल सेल्स, अब ये एक्चुअल सेल्स इन्हीं सेल्स की बात हो रही है, इज लेस देन हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन टारगेट सेल्स एंड एक्चुअल सेल्स इन द प्रीवियस मंथ, अच्छा प्रीवियस मंथ की भी कहीं पड़ी थी। Or if difference between target sales and actual sales for current month is less than 5%, ठीक। अगेन फिर अगर इन दोनों का डिफरेंस एक्चुअल करंट मंथ जो है 5% से कम है, अगर इससे ज़्यादा है तो फिर क्या प्रिंट कर दूं, प्रिंट करूं तो मैं प्रिंट करने के लिए कौन कौन सी रेंज में करूं, किस इसी महीने की करूं, पिछले की भी कर दूं, बहुत सारी बातें अभी और भी रहती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो दिस इज डिफिकल्ट टू रीड, पहले तो आप इसी में गुम जाते हैं कि कितनी बार सेल्स का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर। एंड देन एम्बिग्विटी, 5% ऑफ व्हाट, ये जो 5% का डिफरेंस ये बता रहा है 5% ऑफ व्हाट है, 5% ऑफ एक्चुअल सेल है, 5% ऑफ वो टारगेट सेल है, कौन सी सेल थी, इनकम्प्लीट। अगर ये टारगेट सेल से ज्यादा हो तो क्या करें, ठीक है, अगर इनका डिफरेंस उससे कम था तो फिर तो इस तरह करना है, अगर 50% से कम था तो ऐसे करना, इससे ज्यादा हो तो क्या करना है, ठीक है। तो जब भी आप सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स लिखें इन चीजों को ध्यान में रखें कि इवन दो कि आप नेचुरल लैंग्वेज में इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, इनफॉर्मल रिक्वायरमेंट्स दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ ये इश्यूज फिर अराइज होंगे। रिवील्ड बाय एकेडमिक्स बट वाइडली प्रैक्टिस्ड, ठीक है, सारे उनको आराम से पढ़ सकते हैं, इस वजह से बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। स्ट्रक्चर्ड नेचुरल लैंग्वेज जो दूसरा तरीका है जो इससे थोड़ा सा बेहतर है, वो क्या है कि फॉर्म्स टेम्पलेट्स यूज्ड टू ब्रिंग सम रिगर टू द नेचुरल लैंग्वेज। जैसे सूडो कोड होता है ना कि आपकी थोड़ी सी इंग्लिश है और थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स है, तो हम इसी तरह स्ट्रक्चर्ड नेचुरल लैंग्वेज भी इस्तेमाल करते हैं जो थोड़ी सी टेक्निकल है और
थोड़ी सी इंग्लिश रिलेटेड है, और फिर ग्राफिकल नोटेशंस हैं, ठीक है, बॉक्सेस, एरो, जैसे हम फ्लो चार्ट एक सिंपल से फ्लो चार्ट से बता देते हैं कि सिस्टम कैसे चलेगा। और फॉर्मल स्पेसिफिकेशंस, ये एग्जैक्ट मैथमेटिकल नोटेशंस के ऊपर, स्टेट मशीन्स लॉजिक के ऊपर बेस करता है, ठीक है। एक्सपेंसिव है, बनाना मुश्किल है, लेकिन सबसे ज्यादा क्लियर यही वाला है, सबसे ज्यादा अनएम्बिगुअस है, लेकिन ये हर एक के लिए नहीं है, हार्ड टू अंडरस्टैंड फॉर मेनी पीपल। आपके जो डेवलपर्स हैं उनमें से 4 लोगों को आता होगा, लेकिन कस्टमर्स में से किसी एक को भी शायद नहीं आता हो। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स में, ठीक है, जिसमें टाइमिंग, परफॉर्मेंस, मेमोरी, रिलायबिलिटी ये सारे आ जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स में, जिसके अंदर पॉलिसीज या प्रोसीजर से रिलेटेड आ जाते हैं, जैसे प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, डिलीवरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है। प्रोसेस हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉलो करना है, क्योंकि मेरे पास जितने डेवलपर्स हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हैं, या हमने एजाइल फॉलो करना है क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा जल्दी देना है, और एजाइल की सपोर्ट हमारी फर्म के अंदर अवेलेबल है। इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स, हमने .NET के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इसको क्रिएट करना है, या हमने लिनक्स के प्लेटफॉर्म को सोच के बनाना है क्योंकि ये लिनक्स की एप्लीकेशन है, या ये एंड्रॉयड की एप्लीकेशन है, या ये जो है एक आईफोन की एप्लीकेशन है। तो अगेन इम्प्लीमेंटेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आ गई, और डिलीवरी रिक्वायरमेंट्स कि ये 6 महीने का प्रोजेक्ट है, या ये 1 साल का प्रोजेक्ट है, या ये 3 साल का प्रोजेक्ट है, ठीक है, कब देना है, कैसे देना है। एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, फैक्टर्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम सच एज इंटरऑपरेबिलिटी, लेजिस्लेशन, एथिक्स। अब इसमें इंटरऑपरेबिलिटी तो आप लोगों ने पहले भी सुना है, ठीक है, ये तो हमने एक्सप्लेन किया, इसी सब्जेक्ट के अंदर हमने देखा था कि इंटरऑपरेबिलिटी क्या है। एक सॉफ्टवेयर जो है दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ कितने सक्सेसफुली कम्युनिकेट कर सकता है, और दोनों उनके कॉम्बिनेशन के साथ जो है ओवरऑल फंक्शनैलिटी कितने सक्सेसफुली जो है वो पूरी हो सकती है। देन लेजिस्लेशन, ये लॉ से रिलेटेड है, आप इस तरह का सॉफ्टवेयर इधर रिलीज कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं, जैसे हमारी हुकूमत, बल्कि अगर आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है तो उस पर कितने फीसद जो है वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, या कौन कौन सी अथॉरिटीज से आपको इजाजत लेनी पड़ेगी। मतलब सॉफ्टवेयर के भी लाइसेंसेस होते हैं ना, मतलब डेवलपमेंट लाइसेंस, सॉफ्टवेयर लाइसेंस की बात नहीं कर रही, ऑर्गेनाइजेशन के लाइसेंसेस होते हैं कि हम यहाँ ऑफिस खोल के और सॉफ्टवेयर बना सकते हैं कि नहीं। तो उस तरह की बहुत सारी चीजें भी इसमें आपको देखनी पड़ती हैं, ठीक है, वो एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स हैं। इसमें ये बात भी आ जाती है कि मैंने अगर आपको कहा 1 साल के अंदर बना के थे, और अभी मेरी 1 साल के लिए मैंने गवर्नमेंट से ये चीज की इजाजत ली हुई है कि मैं ये सॉफ्टवेयर लॉन्च कर सकता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद जो है गवर्नमेंट अपने वो राइट्स जो है वो मुझसे रिवोक कर लेगी और नहीं कर सकते हम। जैसे 3G और 4G वाली अभी हमारे टेलीकॉम इंडस्ट्री में वो एक वॉर चल रही थी। 3G की इजाजत मिल गई और हमारी आधी टेलीकॉम कंपनीज जो हैं 3G पे शिफ्ट हो गई, लेकिन 4G इवन दो के इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंटरनेशनली जो है वो टेक्नोलॉजी बहुत चल रही है, लेकिन क्योंकि हमारे पास हमारी गवर्नमेंट ने उसको ऑथराइज नहीं किया, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बिल्ड नहीं है, इतना सही नहीं है, तो इस वजह से ना हम लॉ के अगेंस्ट हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, हुकूमत ने कह दिया कि 6 महीने में ये इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, फिर आप बना लें, रिलीज कर लें, कोई मसला नहीं है, तो ठीक है। और फिर एथिक्स वाली बात है कि अब जैसे आप एक इस तरह की वेबसाइट बनाते हैं जिससे किसी की दिल आज़ारी होती है, तो आप जितनी अच्छी भी वेबसाइट बना लें, उसको बनाना तो फिर भी गलत बात नहीं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मे बी मोर क्रिटिकल देन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि नॉन फंक्शनल से भी ज़्यादा ज़रूरी हो सकती हैं, बल्कि होती भी हैं। इसमें वही वाली बात है कि एम्बुलेंस पहुंच तो गई, लेकिन जब एम्बुलेंस को पहुंचना था उसके 3 घंटे बाद पहुंची, ठीक। ऑटोमेटेड रिक्वेस्ट मैंने 1122 डायल किया था, और 1122 पे कॉल इतनी देर ब्लॉक थी कि जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो चल बचा, और वो कॉल कनेक्ट होते जो है वो 3 घंटे लग गए, और उसके बाद जो है उन्होंने एम्बुलेंस भेजी। तो अब जो है उसका किसी को कोई फायदा नहीं है। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की भी बहुत सिग्निफिकेंस है। काम तो करे, लेकिन काम भी सर्टेन पैरामीटर, सर्टेन चीजों के साथ करे, एक्यूरेसी के साथ करे। MRI का स्कैन किया और उसने कह दिया कि कैंसर नहीं है, जबकि एक्चुअली था, फायदा नहीं।
ठीक है। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की सिग्निफिकेंस मेजॉरिटी केसेस में फंक्शनल से भी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ये नॉन फंक्शनल की वही कैटेगरीज जो हम देख रहे हैं, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल हो सकती हैं, एक्सटर्नल के अंदर फिर इंटरऑपरेबिलिटी, एथिकल एंड बहुत सारी इस तरह की अदर रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। ठीक है, इट इज इम्पोर्टेंट टू बी एबल टू टेस्ट, वेरीफाई और चेक द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ठीक, तो उसका भी फिर हम नॉन फंक्शनल अगर ज्यादा जरूरी है और नॉन फंक्शनल अब ऐसी टर्म्स में होती हैं कि परफॉर्मेंस ज्यादा होनी चाहिए, स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, यूजेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, तो उनको चेक या टेस्ट करने का भी कोई ना कोई मेथड हमें डिवाइस करना पड़ता है। स्पीड हम कैसे करते हैं, प्रोसेस या ट्रांजैक्शंस पर सेकंड करते हैं। ठीक है, साइज कैसे कर सकते हैं हम, बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स की टर्म्स में ले सकते हैं। रिलायबिलिटी कैसे कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अनअवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं और मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स चेक कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास जितनी भी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उन सब के अगेंस्ट कुछ सेट्स हैं, कुछ मेजर्स हैं कि जो अगर हम क्वालिफाई कर लें तो हम अपनी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के 5 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं। फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, एनालिसिस, रिक्वायरमेंट्स की डॉक्यूमेंटेशन, रिक्वायरमेंट्स की वैलिडेशन एंड रिक्वायरमेंट्स की मैनेजमेंट। फिजिबिलिटी स्टडी, पहले ये चेक करें कि सिस्टम बनाना सही है या नहीं, वेदर वी शुड मेक इट और नॉट। बना लेंगे तो क्या फायदा होगा, बना लेंगे तो क्या नुकसान होगा। ठीक है, फिर एलिसिटेशन, रिक्वायरमेंट्स गैदर करो, रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करो, रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट क्रिएट करो, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया, अब वैलिडेट करो, यूजर को बताओ ये वाली रिक्वायरमेंट्स आर यू श्योर यही बनाना है, और फिर रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करो। बाद में अगर रिक्वायरमेंट्स में कोई चेंज आ जाते हैं तो वो इन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करें। ठीक है, और ये उसी के बेसिस पे हमारा प्रोसेस मॉडल है। फिजिबिलिटी स्टडी से हमारे पास फिजिबिलिटी रिपोर्ट निकल आती है, एलिसिटेशन से हमारे पास सिस्टम मॉडल्स निकल आते हैं, स्पेसिफिकेशन से यूजर एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स SRS निकल आते हैं, और रिक्वायरमेंट वैलिडेशन से रिक्वायरमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होके अगेन डॉक्यूमेंट्स ही हमारे पास निकले हैं। फिजिबिलिटी स्टडी जैसे आपको एक्सप्लेन कर दिया, इट इज डन टू डिसाइड वेदर द प्रोजेक्ट इज वर्थवाइल और नॉट। ठीक है, और ये क्या देखती है, किन चीजों को कंसिडर करती है, मार्केट का एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, शेड्यूल्स, टेक्निकल डिटेल्स, रिसोर्स डिटेल्स, लीगल डिटेल्स एंड सो ऑन। ठीक है, एंड इससे हमें ये पता चल जाएगा कि रिस्क्स क्या क्या हैं हमारे इस सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के। फिजिबिलिटी स्टडी में क्या आ जाता है, स्टडी इन इटसेल्फ का कंडक्ट करना, जो इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं उनसे कम्युनिकेट करना, मैनेजर से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, एंड यूजर से। इस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे किस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे, जो इंटरव्यूज के थ्रू हमने ये इंफॉर्मेशन ली थी उसकी बेसिस पे। और ये 2-3 वीक से ज्यादा लंबी की एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, इसमें आपने क्या चेक करना है, कौन कौन से सवाल हैं जिनके जवाब आपके पास होने चाहिए। व्हाट इफ द सिस्टम वाजंट इम्प्लीमेंटेड, व्हाट आर द करंट प्रोसेसेस और प्रॉब्लम्स, डू टेक्निकल रिसोर्सेज एक्सिस्ट। ठीक है, तो ये सारे जो हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स का क्वेश्चंस का सेट हमें दिया हुआ है कि अगर ये आप यू आंसर ऑल ऑफ दीज एंड यू गेट टू द पॉइंट कि जहां आपको पता चल जाएगा कि वेदर दिस सॉफ्टवेयर इज फीजिबल और इट इज नॉट। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, बेसिकली फंक्शनल किन को कहते हैं, नॉन फंक्शनल को किन को कहते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, और कहाँ पे इनको डॉक्यूमेंट करने का क्या तरीका है। रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग का हमने कंप्लीट प्रोसेस देखा। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस के अंदर हमने देखा कि इनको गैदर कैसे करें, इनको डॉक्यूमेंट कैसे करें, डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखें कि हम स्टैंडर्ड या फॉर्मेट्स फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्लेन करें तो उसकी क्या पिटफॉल्स हैं कि नेचुरल लैंग्वेज में हमारे पास एम्बिग्विटी थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी। सो व्हाइल यू आर रिप्रेजेंटिंग देम विद नेचुरल लैंग्वेज, बी केयरफुल ऑफ दोज पिटफॉल्स। फिर हमने ये देखा कि इसकी जो डिफरेंट 4-5 फेजेस हैं उनसे क्या होता है, हम फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं, एनालाइज करते हैं, रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट की वैलिडेट कराएं, और एंड पे जो है रिक्वायरमेंट्स का एक हमारे पास सेट प्रोड्यूस हो गया जो हम आगे अपने डिजाइनर्स और डेवलपर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज जल्दी से हमने ये देख लिया कि सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं,
रिक्वायरमेंट्स की, इसकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, और जो इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स के इंजीनियरिंग का प्रोसेस है वो कौन कौन सी स्टेजेस को इन्वॉल्व करके क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अब इसी से आगे हम चलेंगे, इन्हीं वाले कॉन्सेप्ट्स को लेके चलेंगे। तो ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर से रिलेटेड जो नोट्स हैं प्लीज़ डू स्टडी देम, और कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन या कॉम्प्लिकेशन है तो गेट दैट सॉर्टेड आउट। ठीक है, वैसे तो ये रिवीजन लेक्चर ही था आपके सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के एक पूरे आपने कोर्स जो कवर किया है ये उसी की कंटिन्यूएशन थी, तो इसी की बेसिस पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम लेके चलेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड थैंक यू।